हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसा है सब कोई? एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो आ गया आप लोगों के पास। ठीक है कि ट्वेल्थ का जो बोर्ड है वो कैंसिल हो गया। अब बोलिए, आप लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा होगा, स्पेशली आप लोगों को, क्या जो आपके सीनियर होंगे उनको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, बिना एग्जामिनेशन के है ना हम लोग है ना पास कर गए, और हम लोग है ना ट्वेल्थ से है ना आगे निकल गए। लेकिन ट्वेल्थ से आगे निकल गए ऐसा पता चला, ट्वेल्थ से आगे निकल गए हम लोग। ठीक है, जस्ट अ ब्रेकिंग न्यूज। पूरा पूरा व्हाट्सएप, पूरा हर जगह, फेसबुक, हर जगह भरा हुआ है यार। एकदम ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, इस साल का सबसे अच्छा प्लेजेंट न्यूज रहा हमारे ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स, 10th स्टूडेंट्स बिना एग्जामिनेशन दिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फॉर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। और आइए आइए, सबको आइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ओपिनियन सर, प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिलेशन। जरूर जरूर बात होगी। आइए आइए, सबको ज्वाइन कर लीजिए। आपको तो पता चलना चाहिए ना कि जो स्टूडेंट लोग इतना खुश है, क्या वाकई में वापस वापस खुशी का कारण क्या है। देखिए, ट्वेल्थ का बोर्ड कैंसिलेशन ब्रेकिंग न्यूज है आज का। सही बात है, एकदम ट्वेल्थ का बोर्ड कैंसिल हो गया। जितने तुम्हारे सीनियर है सब पार्टी के मूड में आ गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटस देखो, सबके स्टेटस पे एक ही हेडलाइन है, ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिलेशन, सीबीएसई अनाउंस्ड ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिलेशन। और एकदम पूरा का पूरा एकदम है ना तुम्हारा व्हाट्सएप, फेसबुक सब है ना एकदम इसी न्यूज से हर जगह भरा पड़ा है। मस्त जी रहा है सब कोई, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और फिर अचानक से है ना उससे बड़ा न्यूज सामने आ जाता है कि भाई आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चले बढ़िया है। देख रहे थे, शुरू से देख रहे थे, सब कुछ हम लोग शुरू से देख रहे थे। हाँ, एक से एक तुरंत तुरंत मैसेज आने लगा, सर ट्वेल्थ का बोर्ड है ना कैंसिल हो गया, सर ट्वेल्थ का बोर्ड कैंसिल हो गया। चेहरे पे स्माइल, मेरा जो स्माइल देख रहे हो ना उससे दुगना दुगना स्माइल लोग है ना अपने अपने एक्सप्रेशन में दिखा रहा है। ठीक है, एक कोई अपना सेल्फी लेके फोटो गिरा, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, और हर चीज अच्छा है, हर चीज अच्छा है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है ना कि आखिर ये होगा क्या, सिचुएशन हम लोग को लेके कहाँ जा रही है। ठीक है, अरे यार आप सोचिए, आप 12 का एग्जामिनेशन कैंसिल कर लिए, जिसके लिए आप है ना साल भर मेहनत किए हैं। आप साल भर मेहनत किए हैं इसके लिए, और अभी आप है ना एक चीज, एक एक लाइन से खुश हो गए कि हाँ आपका ट्वेल्थ का बोर्ड कैंसिल। ठीक है, आप सोचिए, जो लोग है ना साल भर प्रिपरेशन किया, आप ही सोचिए, आप ही सोचिए, आप है ना सुबह में क्लास कर रहे हैं, शाम में क्लास कर रहे हैं, हर तरीके से आप है ना अपना पूरा का पूरा 110% देने का कोशिश कर रहे हैं, नींद हराम कर रहे हैं, सुबह में उठ रहे हैं। ठीक है, रात रात भर देर रात तक पढ़ रहे हैं। क्या आपको केवल एक इस न्यूज से खुश हो जाना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है? इसी एग्जामिनेशन देने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं देंगे? चलिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ अपनी पॉलिसी होगी जिसके हिसाब से आप लोग के टाइम में ऐसा ही होगा क्या, ये हम कैसे जानते हैं? ये तो कोविड से पूछो और हमारे गवर्नमेंट से पूछो। मेरा तो काम है आज का क्लास लेना, कल तुमको मोटिवेट करके रखना, कल का क्लास लेना, तुमको है ना मेंटली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा के रखना, जिसके लिए हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। हम तो ये हमेशा चाहेंगे, हम तो ये हमेशा चाहेंगे कि आपका एग्जामिनेशन हो, और मेरे हिसाब से जो मैच्योर है उनको ये पता चलता है कि आपका एग्जामिनेशन हो। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? आगे के रास्ता जो खुलेगा उसमें फेयर गेम नहीं होगा, ये तो 110% पक्का है। जो आगे का रास्ता खुलेगा, जो भी हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा, वो फेयर नहीं होगा। ठीक है ना, जो लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत किए हैं और जो मेहनत नहीं किए हैं, दोनों लगभग आके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज है ना उनका एवरेज की तरह निकल जाएगा। तो ऑब्वियसली जो लोग साल भर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, या जो लोग आराम किए होंगे, उनके लिए तो ये न्यूज वाकई में ब्रेकिंग न्यूज है। एकदम खुशी का माहौल क्रिएट कर दिया। भाई हम साल भर भी नहीं पढ़े, अभी देखो लास्ट में भी है ना मेरे हाथ में वही चीज आ रहा है। और वाकई में जो लोग साल भर मेहनत किए हैं ना, उनके लिए ये भी ब्रेकिंग न्यूज है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, कि साल भर मेहनत किए, सुबह उठ उठ के पढ़े हैं 4 बजे, 4:30 बजे। ठीक है, रात रात भर देर रात तक पढ़े हैं, नींद हराम किए हैं।
और फिर जाके अभी हमको क्या करना है, तो एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। जिस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी किए थे, जिसके लिए आप किए थे, 2 दिन पहले हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर साहब आते हैं और बताते हैं कि नहीं वाकई में 12th का बोर्ड है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी सोचते हैं हाँ भाई 12 बोर्ड होगा, चलो बच्चों के साथ है ना एक फेयर होगा, ठीक है। देखिए हम हेल्थ इशू के बारे में कुछ नहीं बोलते, ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को लेकर बहुत खुश है कि ठीक है एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग का एग्जामिनेशन मतलब बच्चों लोग का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। लेकिन आप समझिए कि अगर एग्जामिनेशन होता अंडर सच सर्कमस्टांसेस जहां है ना बच्चों के हेल्थ के बारे में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, तो आई होप सो ये ज्यादा बेटर होता, ठीक है। जब गवर्नमेंट उतना बड़ा इलेक्शन करा सकती है तो एग्जामिनेशन भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन ज्यादा जरूरी है। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं, हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ है, एज ए स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि उनके लिए एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन होना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नहीं होना। ऑब्वियसली सब खुश है, आप भी खुश हो जाओ, इसमें क्या, आप कुछ बदल नहीं सकते या मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कोई खुश है, आप भी खुश हो जाओ। लेकिन होना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता, कंपैरिजन टू एग्जामिनेशन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट उतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट करा सकती है अंडर दैट पर्टिकुलर पीक वैल्यू ऑफ कोविड-19, तो अभी तो आप भी समझ रहे हैं ना कि दे आर समथिंग अंडर कंट्रोल, ठीक है ना। आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते जिससे एग्जामिनेशन होता, इसीलिए तो आप गवर्नमेंट है, आप रास्ता निकालते। आप बोले कि नहीं जी स्कूल बंद कर दीजिए, स्कूल बंद हो गया, कोचिंग क्लासेस बंद कर दीजिए, कोचिंग क्लासेस बंद हो गया। आप हर चीज में ऐसा देख रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर है ना आपका इम्पैक्ट है, एजुकेशन को आप सब कोई मतलब ऑलमोस्ट मानो कि ये कोविड है ना केवल लग रहा है एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन है, बाकी इलेक्शन हो गई, बाकी सब कुछ हो ही रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, हर तरह का चीज हो रहा है, लेकिन कोविड कोविड है, एजुकेशन, बच्चे, एजुकेशन, ठीक है। कोचिंग बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, सारा क्लासेस ऑनलाइन कर लीजिए, एग्जामिनेशन नहीं होगा, 10th वाले प्रमोट हो गए, 12th वाले प्रमोट हो गए, मस्त जिंदगी, एकदम मस्त, ठीक है, हम लोग भी मस्त, गवर्नमेंट अपना काम किए जा रही है, आप एज अ वोटर आपको है ना सेटिस्फाइड किए जा रही है, ठीक है, लेकिन आप कहां जा रहे हैं उसको जरा देखिए और समझिए, ठीक है। आज जिस चीज को आप है ना एंजॉय कर रहे हैं, आप कल उसके लिए रोइएगा, इसमें से कोई शक नहीं है। जो बच्चे आज है ना इस चीज को लेके बहुत खुश है कि हाँ हमारा एग्जामिनेशन नहीं हुआ, आप देखिएगा, आप 6 से 8 महीने के अंदर आगे देखिएगा, आपको पता चल जाएगी आपके एग्जामिनेशन का क्या वैल्यू था जो आप नहीं दिए, ठीक है। हमेशा हमारे मतलब एससी वर्मा सर हमेशा हम लोग का एक बात बोलते हैं, आप उनका इंटरव्यू सब सुनिएगा, कि सोचो अगर बिना पढ़े तुम है ना अगर आईआईटी में क्वालिफाई कर गया तो तुम सोचो क्या होगा। आज है ना वैसे बच्चे भी है ना उस लेवल में ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आ जाएंगे, जो लोग है ना उतने अच्छे तैयारी में नहीं है जितना कि, ठीक है, जितना कि पढ़ाई मतलब जो करके रखे थे। ऑब्वियसली एकदम सही बोल रहा है कि जो लोग पढ़ाई नहीं करके रखे थे ये उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, प्लेजेंट ब्रेकिंग न्यूज, और जो लोग पढ़ाई करके रखे थे उनके लिए हार्ड ब्रेकिंग न्यूज है कि हम इतना मेहनत किए थे लेकिन हम भी उन्हीं के बराबर हो गए जो लोग नहीं पढ़े थे। ऑब्वियसली आपको खराब लगेगा, जो लोग नहीं पढ़े थे उनको और जो लोग पढ़े हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम नंबरिंग कितना भी आप कर लीजिए आपको वो फेयर वैल्यू तो नहीं देने वाला, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा कि कौन किस लेवल में था। चलो ये सब चीज है, इसीलिए हम लोग आपको हमेशा है ना मेंटली आपको तैयार रखते हैं कि आप ठीक है बोर्ड देखिए, बोर्ड है, बोर्ड है, अगर बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो अभी देख लो आपके सामने बिना बोर्ड के बच्चे कौन से एंट्रेंस में कैसे एग्जामिनेशन लेंगे, और आगे आगे जो उनका फ्यूचर का प्लान है कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना कोई ऐसा ठोस चीज नहीं आने वाला जिससे फेयर होगा, फेयर तो अब रहने से रहा, जो पढ़े जो नहीं पढ़े सब है ना आके एक धरातल पे खड़े हो गए, ठीक है। जो लोग इतना 12 महीना 14 महीना 2 साल से मेहनत किया था 12 को लेके, उनका पूरा मेहनत है ना इस एक डिसीजन के कारण है ना ऑलमोस्ट बर्बाद हो, ठीक है।
कोई ना कोई चीज निकालते भाई। आप ऑब्जेक्टिव की तरह ले लेते अपना 12th बोर्ड, आप ऑब्जेक्टिव की तरह ले लेते, ठीक है। जैसे जेई मेंस होता है, जैसे जेई एडवांस होता है, जैसे नीट होता है, वैसे आप 12th बोर्ड ऑब्जेक्टिव की तरह ले लेते, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आता और वहां पे बच्चे है ना कम से कम डिसीजन तो ले पाते कि हम कहाँ अपने आप को स्टैंड करते हैं। बट एज ए टीचर दिस इज माई पर्सनल व्यू, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। हम एकदम अपना पर्सनल व्यू रख रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए था, नहीं हुआ। दिस इज नॉट फेयर फॉर दोज स्टूडेंट्स विच वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा भी पहलू आता है, सर हेल्थ इशू है। अगर हेल्थ इशू है तो आप ये सोचिए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर से नहीं निकले हैं ड्यूरिंग दिस होल लॉकडाउन, एक बार भी नहीं निकले हैं, आप किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड नहीं किए हैं, आप किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं गए हैं, आप घर से नहीं निकले हैं। अगर ऐसा हुआ है तो चलिए भाई हम मानते हैं कि ठीक है, ये भी एक था सिचुएशन। ये सब था आपका डिस्कशन जो आपके आज के न्यूज के ऊपर था, जो आप लोग बोले, हम अपना रिएक्शन आप लोगों को दे दिए, ठीक है। अब जरा देखो समझो, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं नए सेशन का स्टार्ट करने के लिए। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं जेई को जीतने के लिए, जेई जीतने का जो जज्बा है उसके लिए हम लोग है ना एक नए सेशन का स्टार्टिंग आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो इंटरेक्शन, जो हम लोगों का बात था 12th बोर्ड के आज के लिए, जो मेरा रिएक्शन था वो मेरे पास हम आपको दिए, ठीक है। ये मेरा पूरा तरह से पर्सनल मेरा व्यू है, इससे है ना किसी को कोई ज्यादा दुख पहुंचा हो तो सॉरी है, और अगर खुश हुए हैं तो भी अच्छा है, वेलकम है, ठीक है। चलिए आगे सुनिए, हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है जेई जीतेंगे। हम लोग है ना टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो अगले साल, अभी तो आपके लिए और भी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे बच्चे जो 12 इस बार ऐसे ही पास कर गए हैं वो लोग भी है ना अगले साल आपके साथ जेई में बैठेंगे, ठीक है। तो आपको अब जेई जीतने के लिए दुगना जोर लगाना है, आपको एक वेल स्ट्रेटजी के थ्रू जाना है। देखिए भाई ध्यान से समझ लीजिए कि आपका सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हुआ है, ठीक है। जेई ना कैंसिल नहीं होगा, मे बी ये पोस्टपोन्ड होगा, हो सकता है 2 एग्जाम हो गया है तो हम आगे के बारे में इस बार जेई नहीं जानते, लेकिन आपका जेई एग्जाम जरूर होगा। आप जिस ईयर में अपीयर होने वाले हैं जेई एग्जाम जरूर होगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि आपको ये है ना जो फॉर्चून इस बार के 12th विद्यार्थी लोग को मिल गया वो आपको मिल जाएगा। तो आपको अभी से उसके लिए तैयारी करना है। इन सारे निगेटिव न्यूज से है ना बाहर निकलिए, इन सारे निगेटिव न्यूज से बाहर निकलिए। आप ये सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन होगा, और एकदम दिमाग में बैठा के चले कि हाँ एग्जामिनेशन वह होगा ही होगा, हमको उसके लिए तैयार होकर चलना है। तो आपके इस जेई जीतेंगे कि पूरा एक सीरीज है जो आपके 2 साल चलने वाला सीरीज है। इस पूरे 2 साल के सीरीज में आपके सामने एकदम फंडामेंटल तौर से पढ़ाई स्टार्ट होगी, लाइक एनी 10th स्टूडेंट गोइंग टू 11, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, आपको जेई तक ले जाएंगे, जेई के मेंस लेवल तक ले जाएंगे, जेई के एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। इसका जो रफ्तार होगा वो किसी भी पर्टिकुलर पास आउट के बैच क्रैश कोर्स की तरह नहीं चलेगा, दनादन सब कुछ ऐसा होते जा रहा, वैसे नहीं होगा। यहाँ हम लोग स्टे करेंगे, यहाँ हम लोग चीजों को समय देंगे, यहाँ हम लोग इन डेप्थ नॉलेज निकालेंगे, अंदर तक जाके चीजों को पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक है ना अपने आप को है ना मेंटली है ना तैयार करेंगे, ठीक है। तो आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा और सब कुछ आपको वैसे ही सोचना है। इस पूरे के पूरे सीरीज में, इस पूरे के पूरे जेई जीतेंगे सीरीज के अंदर हमारे 11 के स्टूडेंट्स मेनली इनरोल हैं। जो हमारे पास 12 के विद्यार्थी आ रहे हैं उनका 11 इतना स्ट्रांग होगा, जो आप 11 में नहीं कर पाए, किसी भी कारण से लैगिंग रह गया हो, इस सीरीज के बाद नहीं होगा, ये मेरी प्रॉमिस है। अगर आप इसका सारा का सारा क्लास है ना कंटिन्यू रखते, ठीक है। अगर आपको किसी भी वजह से 12 के किसी स्टूडेंट को 11 में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हुआ है, यू हैव टू ज्वाइन दिस सीरीज एंड कंटिन्यू विद दैट सीरीज, ठीक है। कंटिन्यू विद दैट सीरीज, होल क्लासेस एकदम सिंसियर लेना है, एकदम फुल हार्टेड अटेम्प्ट लेना है, और चीजों को एकदम है ना अपर लेवल तक ले जाना है, एडवांस लेवल तक ले जाना है। हम लोग अभी जेई का और नीट का दोनों प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म अलग कर चुके। अब हमारे पास पूरा जो जेई वाले प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं उनको जेई मेंस और एडवांस तक ले जाना है, और नीट वाले जो है वो अपने अपने तरीके से है ना नीट के लेवल में है ना तैयारी कर रहे होंगे और नीट के लेवल में जा रहे होंगे।
तो एट द सेम टाइम अभी हमारे पास दूसरा है जहां पे आपका नीट पक्का का भी है ना, इस तरह से क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो अब दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। आप जो जनरल बैचेस कर रहे हैं अभी आपके पास यहाँ दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। तो हम लोग को जेई के तरीके से, यहाँ जेई जीतेंगे में आपको जेई के हिसाब से तैयारी कराया जाएगा। जेई मेंस, जेई एडवांस, क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल में होता है जेई मेंस और एडवांस में कंपैरिजन टू स्लाइटली नीट। नीट का क्वेश्चन थोड़ा इजी है कंपैरिजन टू दैट। तो उस हिसाब से हम लोगों को चीजों को है ना लेके चलना पड़ेगा। ओके, हम लोगों को बस एक चीज ध्यान रखना है, इस क्लास में एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अगर मिस हो गया तो अगले क्लास से पहले प्रीवियस क्लास का सारा वीडियो देख के अच्छे से नोट्स बना के एकदम रख लेना है। हम बार बार बोले हैं कि आप एक ही चीज को बार बार वीडियो देखने से बचिए। तो तरीका क्या है कि जब आपका क्लास होगा, हम लोग आपके सामने, जैसे आपको तो बहुत सारा लाइव क्लास दे दिया गया है, इन्हीं सबका है ना, इन्हीं सबका एक तरह से मानो तो डेमो चल रहा था पहले से, क्योंकि ये सीरीज हम लोग के प्लान में था कि जून से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो कैसे बच्चा लोगों को है ना इस तरीके के सीरीज में लाना है, आपको सबसे पहले से है ना आपको इसका है ना प्रैक्टिस कराया जा रहा था। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्लास खत्म होगा, खत्म होने के बाद आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ का नोट्स, इसका जो कंसर्न टॉपिक का डीपीपी एक्सेट्रा होगा वो सब आपको इसके पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा आपको इस तरह से प्लान लेके हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लेकिन इन सब पीछे, इन सारे कामों के पीछे बस मेरा एक लाइन है कि यू हैव टू राइट योर सक्सेस स्टोरी। आपको अपना सक्सेस स्टोरी लिखना है और उस सक्सेस स्टोरी के लिखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपके अपने अंदर रखना है। उस आग को अपने अंदर बुझने नहीं देना है जिसको लेके आज है ना आप अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइए, चीजों को देखिए और समझिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे, बस 5 मिनट हम आपको है ना कुछ बता दें। ठीक है, ये देखिए, ये है किसी इंजीनियर का हार्ट। जब किसी इंजीनियर के हार्ट का आप बात करते हैं तो उस इंजीनियर के हार्ट में है ना सर्किट्स दौड़ता है। अगर आपका हार्ट भी इस तरह से सर्किट की तरह है ना बीट करता है, धड़कता है, तो आपके अंदर वो इंजीनियर बनने का जज्बा है। सो सबसे पहले अपने हार्ट को है ना इस इंजीनियर के हार्ट की तरह है ना बीट करना सिखाओ। इसको हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना सिखाओ। ठीक है, once you get that particular heartbeat in the rhythm of that particular physics, chemistry and maths, you will be 100% a very intelligent and excellent engineer. So your heartbeat should be beating like physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths, physics, chemistry, maths, like that. ठीक है, आपके पास एक ड्रीम हाउस है आपके लिए। आज आपके लिए एक ड्रीम हाउस है। इस पर्टिकुलर हाउस में रहने के लिए आपको पैसे का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पैसे से है ना कोई रूम लेके रह भी नहीं सकते। इतनी मतलब किसी के पैसे में इतनी औकात नहीं है कि आप यहाँ रूम लेके है ना रह सकते हैं। आप पैसा लेके है ना, पैसे से है ना होटल ताज में रह सकते हैं और भी अलग अलग नामी गिरामी होटल, महंगे महंगे होटल में रह सकते हैं। आप यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ रहने के लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, डेडिकेटेड वर्क, लाइक दैट कि जिस ड्रीम को आज हम अपने देख के स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको अचीव करेंगे और 110% अचीव करेंगे। हर दिन सोने के पहले तुम इस पर्टिकुलर ड्रीम हाउस में कैसे पहुंचेगा, तुमको इस चीज के लिए सोचना चाहिए और कंसर्न रहना चाहिए। जब तक हम लोग इस ड्रीम को नहीं देखेंगे, इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होगा वो हमारे अंदर नहीं आएगा। तो आप इस पर्टिकुलर ड्रीम हाउस के बारे में सोचें कि वो दिन क्या अच्छा होगा जब मेरा इसमें एडमिशन होगा, हम यहाँ रहेंगे, इसमें एडमिशन लेके मेरे लिए एक रूम का बुकिंग होगा। ठीक है, तब सोचो, उस दिन के बारे में सोचो और पढ़ाई को है ना स्टार्ट करो। जब कभी भी तुमको लगे कि नहीं आज हमको लेजीनेस फील हो रहा है, ये सोच के चलना कि कोई है जो पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए इस घर में रूम बुक होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। तब फिर है ना तुमको लगेगा कि नहीं हमको और काम करना है और उस ड्रीम को ट्रू करना है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे हम आपको और बता दें
कि आपको है ना यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जो जेई जीतेंगे @श्रीवास्तव है, उस पर आपको ज्वाइन करना है। इसमें हम लोग एक चैट बॉक्स भी बना रहे हैं, चैट सेक्शन भी अलग से क्रिएट होगा जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। 2 मिनट और समझिए, उसके बाद है ना सेक्शन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल जो जेई जीतेंगे @श्रीवास्तव है, उसी के थ्रू आपको अपना डिस्कशन जो डाउट सेक्शन होगा वो मेरे साथ है ना कवर अप करना पड़ेगा। आपको जैसे आज हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, अगर आज ये टॉपिक पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ते जा रहे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको जहां भी प्रॉब्लम होगा उसका स्नैप लेके आप जेई जीतेंगे @श्रीवास्तव में आप पोस्ट करेंगे, और आपके सब्जेक्ट के जो भी मेंटर है, जैसे फिजिक्स के हम हैं, केमिस्ट्री के लिए मंजित सर हैं और मैथमेटिक्स के लिए जेके सर हैं, तो वो मेंटर आपको उस पर्टिकुलर डाउट का वहीं पे रिजोल्यूशन कर देंगे, और अगर उनको लगेगा तो वो फिर अगले दिन आपको बैच में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा पूरा का पूरा है ना इस तरह से है ना ऑनलाइन पे चलेगा, ठीक है, ऑनलाइन पे चलेगा। और बहुत जल्दी हम लोगों के पास कुछ ऐसा आ रहा है जिससे हम लोग यूट्यूब में भी आपके साथ बात कर पाएंगे। मतलब हम तो इधर से बोलते हैं, आप सुनते हैं ना, लेकिन अभी ध्यान रखना कि वैसा भी हो जाएगा कि आप उधर से बोलिएगा और मेरे साथ है ना चैट में, आपके साथ चैट में ऐसे लिख के बात करने का जरूरत नहीं है, सीधा कन्वर्सेशन होगा लाइक जैसे जूम में होता है। तो उस पर भी काम हो रही है, थोड़े दिन के अंदर है ना वो भी आपके साथ है ना जोड़ दिया जाएगा। तो अभी आपके पास क्या है, 2-3 चीजें हैं। एक, आपके पास एक सपना है, उस सपने के लिए आपका कुछ हार्ट बीट का रेट है, पीसीएम 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 टाइप, और उस सपने को साकार करने के लिए आपके पास हार्ड वर्क है, आपका अपना इंटेलिजेंस है, और हम लोगों का सपोर्ट है, ठीक है, और हम लोगों का सपोर्ट है। आपको जहां हम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे, बिल्कुल सही, डिस्कॉर्ड के थ्रू, यस सर, डिस्कॉर्ड, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे ही हम लोग मतलब अपना देख लेंगे सब कुछ चलता है तो फिर उसको है ना बैच में उतार दिया जाएगा। ओके, चलिए बढ़िया है। अभी हम लोगों के पास डिस्कशन में वैसे तो हम लोग बोल चुके हैं कि आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, लेकिन आज के डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से, जिसमें आज का क्लास एरर पे चलेगा, एरर एनालिसिस। आपको अगर आता है तो भी इंजॉय कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो लाइन बाय लाइन सीखिए, हर क्वेश्चन का आंसर देना है। आज हम लोगों को कुछ देर तक है ना ये क्लास लेके कैरी आउट करना है, फिर इसका एक प्रॉपर शेड्यूल बन के आपको है ना उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वहां से फिर क्लासेस है ना कंटिन्यू हर दिन हर दिन हर दिन 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपका ये क्लास 10, 10:15 जैसा भी अपने मेंटर को जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से वो लेके जाएंगे, ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे तक, 10:15 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक कि टॉपिक आगे पीछे ना हो वैसे चलते रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। आप में से बहुत कोई एरर का क्लास पहले भी किया है, आप उसको देखें और क्वेश्चंस का आंसर कंटिन्यूअसली दें। मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और उसके लिए आप काम करेंगे, ओके। तो एरर एनालिसिस का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरर एनालिसिस। ध्यान से देखो, एरर किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी डेवलप होता है, किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी डेवलप होता है उसको हम लोग एरर कहते हैं। तो भाई सुन लीजिए, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कीजिएगा तो उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी डेवलप होता है, गलती आता है, उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। एरर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पर्टिकुलर पेन है, हम इस पेन का मास मेजर करना चाहते हैं, या पेन का चलो लेंथ ही मेजर करना चाहते हैं। तो कोई बोला कि सर इसका पेन का लेंथ है ना सर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अब हम उससे पूछ दिए, क्या बोलता है, एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर है क्या? तो बोला नहीं सर, एग्जैक्ट 15 कैसे हो सकता है थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो, ठीक है। तो देखो, अब वो अपने मेजरमेंट को एक्यूरेट तो नहीं बता पाया, उसका मेजरमेंट जो है वो एक ठीक है 15 तो वो बोला, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर पेन का लेंथ उससे पूछेंगे
देन ही विल से दैट कि देखो इसका जो पर्टिकुलर लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ ज्यादा या कुछ कम, उसको आप एरर कहते हैं, ठीक है ना। एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, ओके। तो अभी देखिए एरर का बात क्या हुआ कि आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी डेवलप होता है उस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी को आप एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे एक बात बहुत परफेक्ट, आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, आपको पता है आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कभी 100% एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कभी 100% एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते। अरे सर क्या बता रहे हैं, 100% मेजर नहीं कर सकते, क्या बोल रहे हैं, जरा सुनना भाई सुनना। तो व्हाट इज मेजरमेंट एरर? तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ये रहा आपका डेफिनेशन, यू हैव टू गो थ्रू दिस। लेकिन हम आपको कुछ दूसरा चीज बताना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास मेजर किए, पहले ले गए हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, हम लोग ले गए, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले इसका एक अंदाज लगाएं, आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अंदाज लगाएं। मान लो मेरे पास ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल के मास का अंदाज लगाएं। तो पता चला ये मोबाइल जो है वो 460 ग्राम का है, 460 ग्राम का है। चलिए भाई ठीक है, अंदाज लगाएं। अब मेरे पास, हम बोले नहीं भाई थोड़ा और एक्यूरेट करते हैं, तो चलो मेरे घर के बगल में एक दुकान है, उस दुकान पे है ना ऐसा ही जो बैलेंस रहता है उस पे रखे। तो पता चला वो हमको बताया कि देखिए सर आपका जो पर्टिकुलर मोबाइल है उसका वजन 460.6 ग्राम है। हम बोले वेरी गुड। अब हम बोले कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू निकालिए, अभी नया नया इलेक्ट्रॉनिक का तराजू सब लगा हुआ ना हर जगह। तो उस इलेक्ट्रॉनिक तराजू को निकाला तो बोला सर देखिए थोड़ा और एक्यूरेट हो गया, 460.65 ग्राम है। हमने चलो यार तुम्हारा काम हो गया, अब तुमसे इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं जाएंगे, चले हम कहीं और चलते। अब हम चले गए किसी गोल्ड स्मिथ के पास, ठीक है। गोल्ड स्मिथ सोनार के दुकान पे, सोनार वाला लोग तो और ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन करता है। तो वो जब इसका कैलकुलेशन किया, वो बताया एकदम अच्छा सा इक्विपमेंट लगाया और निकाला तो बोला 460.6578 ग्राम, लीजिए सर। हम बोले वाह और एक्यूरेट हो गया। अच्छा अगर सोचो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को और भी अगर साइंटिफिक वे से और मेजर किया जाए तो ये नंबर और बढ़ते जाएगा ना, डेसिमल के बाद का जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 100% एक्यूरेटली तो कभी मेजर कर ही नहीं सकते। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 100% एक्यूरेटली तो कभी मेजर कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 100% एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते, तब तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप मेरे बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो सर अगर पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में एरर आपको बताता है। सो फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट फाइंड actual value of any physical quantity। हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू तो कभी निकाल ही नहीं सकते। हम लोग कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू तो कभी निकाल ही नहीं सकते। हम बोले एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते तो सर फिर क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उसका एक्सपेरिमेंट का नंबर बढ़ाते हैं तो आप एक्यूरेसी के नजदीक जाते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी केवल 2 या 3 एक्सपेरिमेंट में निकाला गया और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में 5-10 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू बताया गया, तो जिसमें भी 5 से 10 एक्सपेरिमेंट के बाद वैल्यू बताया गया हमेशा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा कंपैरिजन टू जिसमें कम एक्सपेरिमेंट लिया गया। तो आप इस लाइन को अपने दिमाग में ऐसे याद रखें, चीजों को ऐसे दिमाग में बैठाएं
if number of experiments increases, then accuracy in measurement of any physical quantity increases, error decreases. एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, एरर डिक्रीज करेगा। बहुत अच्छा सर, अगर हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट में वैल्यू निकालते और 20 एक्सपेरिमेंट में वैल्यू निकालते, ऑब्वियसली जो 20 एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आएगा दैट इज मच मोर एक्यूरेट कंपैरिजन टू जो 2 एक्सपेरिमेंट में आने वाला है। तो हमेशा इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब चलो आओ 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 आओ, आओ थोड़ा सा और थ्योरी पे आओ। एरर जो आप मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जो आप एरर देखते हैं वो एरर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर और एक कहलाता है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जिसमें आप किसी इंस्ट्रूमेंट के गलत कैलिब्रेशन की वजह से या इनएक्यूरेट कैलिब्रेशन की वजह से एरर प्रोड्यूस हो जाए। जैसे आप किसी राशन के दुकान पे गए और वहां आप 2 केजी शुगर खरीदेंगे। जब आप वहां 2 केजी शुगर खरीदेंगे, ठीक है, जब आप वहां जस्ट वेट बफरिंग हो रहा है, वेट जस्ट, जब आप वहां 2 केजी शुगर खरीदेंगे, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, क्या ये क्लियर हो गया सब कुछ? चलो जी थम्स अप देके थोड़ा बता देना क्लियर हो गया सब कुछ, तो आगे बोलते जाएंगे। हाँ ठीक है, रिपीट कर देते। हम ये बोले कि देखो मान लो हम लोग किसी दुकान पे गए और वहां पे जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू बैलेंस, वो है ना 0.1 दिखाता है जब उसको 0 दिखाना था। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो जब उसको 0 दिखाना था उस समय वो 0.1 दिखाता है। तो अगर हम वहां पे 2 केजी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, जैसे सपोज शुगर खरीदते हैं 2 केजी, तो वहां पे 0 के समय में ही 0.1 शो कर रहा था। तो अगर हम 2 केजी रीडिंग लेके कोई ऑब्जेक्ट को खरीद लेंगे तो एक्चुअली तो हमको केवल 1.9 ही ना मिला, क्योंकि जब उसको 0 शो करना था तभी तो वो 0.1 शो कर रहा था। तो जब वो 2 केजी दिखा रहा है, जब हमको रीडिंग पे 2 केजी दे के सामान दे दिया गया, तो हम तो बोलेंगे कि 1.9 ही केजी मिला हमको। अब आप जब उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कोई भी मास खरीदिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें 0.1 आपको मास को माइनस ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो 0.1 माइनस ही करना पड़ेगा। और माइनस करने के बाद अभी देखो, जैसे हम खरीद लिए सपोज 5.4 केजी, ये हम परचेज किए, 5.4 केजी हम परचेज किए, हमको मिला 5.3 केजी गेट, हम लोग इतना ही पाए हैं, 5.3 केजी ही पाए हैं। खरीदे हैं 5.4 केजी, लेकिन हम लोग को मिला, हमारे हाथ में मिला 5.3 केजी। सही है, इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलत कैलिब्रेशन रहे तो उससे भी मेजरमेंट में एरर आ जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, उससे भी मेजरमेंट में एरर आता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब सुनो ध्यान से, मान लो जैसे हम किसी को ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को देख लीजिए आप। अब देखो होता क्या है, सही से अगर किसी ऑब्जर्वर को बोला जाए तो ये उसका करेक्ट मेजरमेंट लेने का ये तरीका है। ऑब्जर्वर को इस पोजीशन पे होना चाहिए करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए, लेकिन ऑब्जर्वर है ढीला, उसको मतलब नहीं है कि आपका कैसा आंसर आता है। हाँ ठीक है, उसको काम करने में मन नहीं लगा, तो वो है ना, ये जो करेक्ट व्यू है पोजीशन का, वहां से हट के या तो इधर चला आया या फिर इधर चला गया। ठीक है, या तो वो लेफ्ट चला गया या तो वो राइट चला गया, ऐसा हो गया। अब जरा सोचो कि अगर वो लेफ्ट में या राइट में जाके ऐसे रीडिंग लेना चाहिए था सीधा रीडिंग, लेकिन वो या तो लेफ्ट से रीडिंग ले रहा है या राइट से रीडिंग ले रहा है, तो क्या वो कभी भी जो एक्चुअल रीडिंग है उस एक्चुअल रीडिंग को बता पाएगा? बिल्कुल नहीं बता पाएगा। इससे जो एरर होता है
उसको हम लोग कहते हैं, इससे जो एरर होता है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर यहां पे ऑब्जर्वर के पोजीशन, गलत पोजीशन की वजह से भी मेजरमेंट में एक अनसर्टेनिटी डेवलप होता है। ऑब्जर्वर के गलत पोजीशन में रहने से भी उसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी डेवलप होता है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में क्या है? रैंडम एरर, अगर मान लो ये वाला रैंडम एरर पॉजिटिव है तो वही आदमी अगर दूसरे साइड में आ जाएगा, वही आदमी अगर दूसरे साइड में आ जाएगा तो उसका रैंडम एरर निगेटिव हो जाएगा। एक ही मेजरमेंट में रैंडम एरर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट को अगर आप यूज करेंगे, एक ही इंस्ट्रूमेंट को अगर आप यूज करेंगे तो सिस्टमैटिक एरर या तो हमेशा 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 पॉजिटिव ही होगा, या फिर हमेशा 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 निगेटिव ही होगा। तो आप ऐसा समझें कि जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर, वो सिस्टमैटिक एरर आइदर ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव होता है। बट रैंडम एरर क्यों होता है भाई? तो रैंडम एरर होने के पीछे का कारण है पैरेलैक्स एरर, केयरलेस मार्किंग रीडिंग और रॉन्ग टेक्निक। ये सब ह्यूमन एरर के कैटेगरी में है। तो ये सब मान लो कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आप ऐसा समझे कि ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए भाई, आपके पास ये रहा इंट्रोडक्शन कि सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। एकदम बेसिक से चलेंगे हम, कोई हाई फाई नहीं। अभी आप देखिएगा नीचे से लेके आपको इस बार वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सबको आपको एक एक करके ले जाएंगे। तो एकदम बेसिक से चीज समझिए और 100% हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? चलिए छोटा सा डिस्कशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो इसमें डिस्कशन है वो है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एरर। एरर के बारे में समझ गए, एरर कितने तरह का होता है ये भी समझ गए। अब आखिर एरर के कैलकुलेशन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे उसके बारे में चलते हैं। देखो, शुरुआत में आपको बोल दिया गया कि आप देखिए भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेट वैल्यू तो आप मेजर कर नहीं सकते। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू मेजर कर नहीं सकते तो फिर आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा करें जिससे आप एक्यूरेसी के नजदीक पहुंच सके। आपको समझ में आते जाएगा, आप बीच में थम्स अप देते जाइएगा क्योंकि चीज एकदम आराम से अब स्मूथली चलते जाएगी, ठीक है? एकदम स्मूथली चीज चलते जाएगी, बीच में थम्स अप देते रहिएगा। जो जो टॉपिक आप समझते जाएंगे हमको है ना इनिशिएट हमको बताते रहिएगा। कहीं डाउट होगा चैट सेक्शन में क्वेश्चन देते जाइएगा, ठीक है? हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक लॉन्ग जर्नी पे निकले हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हर एक लाइन समझ के समझा के हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए, अभी हमारे पास मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। 5 एक्सपेरिमेंट में अलग अलग लेंथ मेजर करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हर एक एक्सपेरिमेंट का रीडिंग अलग अलग आ जाता है। अब मान लीजिए जैसे हम आपको बोले कि चल भाई इस पर्टिकुलर पेन का लेंथ मेजर करो। आप 5 एक्सपेरिमेंट में इस पेन के लेंथ को मेजर करते हैं और कभी ये 15.2 आया, कभी ये 15.0 आया, कभी ये 14.9 आया, कभी ये 15.1 आया, तो कभी ये 14.8 सेंटीमीटर आ गया। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर बार अगर रीडिंग ही अलग अलग है, हर बार अगर रीडिंग ही अलग अलग है तो आखिर हम इसका रीडिंग लेंगे क्या? अगर कोई हमसे पेन का लेंथ पूछ दे तो हम क्या बताएंगे उसको? 15.2 बताएंगे, 15.0 बताएंगे, 14.9, 15.1, क्या बताएंगे ये बताइए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज एक जनरल कॉन्सेप्ट से चलना होगा कि अगर रीडिंग हर बार अलग है तो हम लोग को क्या करना चाहिए होता है। तो देयर आर 5 टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। फर्स्ट इज कॉल्ड मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। फर्स्ट इज कॉल्ड मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, वेरी वेरी गुड। सेकंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ इज कॉल्ड रिलेटिव एरर एंड फिफ्थ इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है? तो हम लोग उसमें धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे, आपके पास हम वो चार्ट भी भर देंगे, अभी आप यहाँ पे ध्यान दें।
मान लीजिए हम लोगों के पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, और हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग रीडिंग है, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ और हर बार अलग 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 वैल्यू आ गया। तो अगर हर बार अलग अलग वैल्यू आ गया तो आपको लेना क्या है? तो सबसे पहला चीज, इसको आप कहते हैं मीन वैल्यू, या इसी का नाम है ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, जितना भी मेजरमेंट आया है सभी का आप मीन निकाल दें, A1 A2 ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए AN तक, इन सब का मीन आप कैलकुलेट कर दें, इन सब का आप मीन कैलकुलेट कर दें। ओके, तो जितना भी रीडिंग आया है सभी का जो मीन निकलेगा वही उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू लिया जाएगा। ठीक है, जितना भी हमारे पास क्वांटिटीज आया है सभी का मीन जो निकलेगा वही हमारे उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिया जाएगा। ना A1 लेंगे, ना A2 लेंगे, ना A3 लेंगे, ना AN लेंगे, सबका मीन निकालेंगे। और मीन निकालने का मतलब आप पहले से ही पढ़ के रखे हैं भाई, सबको जोड़ देना है, नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू सारे मेजरमेंट का मीन लेके निकालना पड़ता है, सारे मेजरमेंट का मीन लेके निकालना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग अलग अलग है, अगर फिजिकल क्वांटिटी का रीडिंग अलग अलग है तो हम लोग सारे रीडिंग्स का मीन लेते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कहलाता है। एंड हियर इज योर आल्सो द फॉर्मूला गिवन, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज द सेम एज इज नॉट नोन। जो हो सकता है वहां नहीं आए, लेकिन आपका मीन वैल्यू ये रहेगा। तो चलिए भाई थोड़ा ऊपर चलते हैं, जिस पर्टिकुलर पेन का लेंथ मेजर कर रहे थे उसका जरा मीन वैल्यू निकाल ले। चलो जी बताओ इसका मीन, फटाक से अपने चैट सेक्शन में आंसर दो, इसका मीन चैट सेक्शन में इसका आंसर दो, इसका मीन क्या है? मीन वैल्यू 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 15 सेंटीमीटर इज द मीन वैल्यू। तो देखो भाई मीन वैल्यू को स्टूडेंट बता चुका है, लेंथ का जो मीन वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। इसी पर्टिकुलर मीन वैल्यू को आपको जरूरत पड़ेगा तो आप ट्रू वैल्यू ऑफ पेन कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ यही आपका 15 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, चलिए बढ़िया, सबको जोड़ दिए हैं और 5 से डिवाइड कर दिए, सबको जोड़ दिए और 5 से डिवाइड कर दिए। वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब जरा देखिए और समझिए, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से हर एक रीडिंग का कोई ना कोई डिफरेंस है। जैसे यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है, 2 नंबर में नो डिफरेंस, बट अदर देन 2 अगर बात करो तो 1 का, 3 का, 4 का और 5 का, सब का 15 सेंटीमीटर से कोई ना कोई डिफरेंस है। जो भी हमारे पास रीडिंग है उसका मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होता है, जो भी हमारे पास रीडिंग है उसका मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। तो जरा देखो, अगर हम फर्स्ट केस में आपसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सिंपल मतलब होता है जो भी आपका मीन वैल्यू आया है उसमें से जो भी उस केस का रीडिंग होगा उस रीडिंग के वैल्यू को माइनस करना। अगर आप एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट केस का निकालना चाहते हैं तो आपको मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करना है। अगर आप एब्सोल्यूट एरर सेकंड केस का निकालना चाहते हैं तो आपको मीन वैल्यू में से सेकंड के रीडिंग को माइनस करना है। अगर आप एब्सोल्यूट एरर nth केस का निकालना चाहते हैं तो मीन वैल्यू में से nth रीडिंग को माइनस करना है। तो हमेशा जब आप मीन वैल्यू में से रीडिंग के वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आपके सामने आता है, जो डिफरेंस आपके सामने आता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। चलो चलो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में एब्सोल्यूट एरर 15.0 minus 15.2, so it is minus of 0.2 सेंटीमीटर। सेकेंड, चलिए चलिए अपना अपना आंसर दीजिए, अपना अपना आंसर दीजिए, मेरे भरोसे मत बैठिए, अपना अपना आंसर दीजिए चैट सेक्शन में। हाँ वेरी गुड। सेकेंड वाले में 15.0 माइनस 15.0, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले केस में 15.0 माइनस 14.9 माइनस कर लिए, इट इज 0.1।
अगले केस में 15.0 माइनस 15.1, वेरी वेरी गुड, माइनस ऑफ 0.1। नेक्स्ट केस में 15.0 माइनस 14.8 एंड इट इज 0.2। तो ये है आपके हर केस का एब्सोल्यूट एरर, ये है आपके हर केस का एब्सोल्यूट एरर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कहीं माइनस है तो माइनस छूटे ना, माइनस को लेके चलना है, माइनस अभी छोड़ना नहीं है। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी। एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, डोंट वरी। ये प्लस भी आएगा, ये माइनस भी आएगा, ये कुछ नहीं भी आएगा, जीरो भी आएगा। तो आपको उसके लिए ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है कि सर मेरा एब्सोल्यूट एरर प्लस आ गया या मेरा एब्सोल्यूट एरर माइनस आ गया या जीरो आ गया। जो आ रहा आया। आपको बस करना क्या है, मीन वैल्यू जो आपका आएगा उसमें से जो रीडिंग है उसको माइनस कर लेना है, वो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा उस केस का। तो हर केस का एब्सोल्यूट एरर आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, देयर इज नो इशू। आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो थम्स अप दो, आगे बढ़े। चलिए बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं, एकदम सही जा रहे हैं सब, कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए बढ़िया। अब हमारे पास एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है या निकालना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है उन सभी का मीन, जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है सभी का मीन। बस आप एक चीज याद रखें, जो एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मीन निकालने का मतलब है एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड एंड सो ऑन, एब्सोल्यूट एरर ऑफ nth केस एंड ऑल डिवाइडेड बाय n। ये रहा हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर का मीन। ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाता है, तो स्टूडेंट से गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं उसका आंसर गलत ना आ जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना यहाँ मॉड यूज होता है और आप मॉड के बगैर इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मॉड इसलिए यूज होता है कि अगर हमारा कोई निगेटिव एब्सोल्यूट एरर है तो भी वो माइनस ना हो, वो प्लस हो। एरर का एक बहुत सिंपल सा रूल है, एरर के कैलकुलेशन में आप बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे। एरर में माइनस का यूज नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर माइनस प्लस होता है, लेकिन एरर के कैलकुलेशन में माइनस यूज नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज मॉड। मॉड यूज करना है ताकि जो मेरा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है वो तो प्लस रहे, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर मेरा निगेटिव है वो भी प्लस ही रहे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है जितना भी एब्सोल्यूट एरर आप अलग अलग केस में निकाले थे उन सब का मीन निकालना है। तो मीन निकालने में सावधानी इस बात का रखना होगा आपको कि आप जितना भी एब्सोल्यूट एरर लेते हैं सभी का मॉड यूज कीजिएगा, सभी का मॉड यूज कीजिएगा, बिना मॉड के यूज ना करें। यू हैव टू यूज मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन एनी केस। ठीक है, मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन एनी केस, ताकि निगेटिव वाला एब्सोल्यूट एरर भी यहाँ आके पॉजिटिव हो जाए। तो हम आपको एक जगह यहाँ पे अब मार्क करना चाहेंगे, क्योंकि आप न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मीन वैल्यू निकालने का आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसको आप कॉन्सेप्ट 1 के कैटेगरी में रखें। जो आप एब्सोल्यूट एरर निकालने का कॉन्सेप्ट देखें या सीखे हैं उसको आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 के कैटेगरी में रखें। जो आप मीन वैल्यू निकालना सीख रहे हैं उसको आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 के कैटेगरी में रखें। तो जब आप कोई न्यूमेरिकल देखते हैं पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट 1, 2 या 3 किसका एप्लीकेशन है, उसको यूज करना है। ठीक है, अब देखो जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं तो आप जिस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिख रहे हैं या जिस मेजरमेंट का वैल्यू आप लिख रहे हैं आपको उसको एरर के साथ लिखना पड़ता है। तो जब आप फाइनल आंसर को एरर के साथ लिखिएगा तो जो उसका मीन वैल्यू आया था, जो उसका मीन वैल्यू आया था उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस साइन के साथ दिखाएं। मतलब आपको फिजिकल क्वांटिटी का मीन वैल्यू में प्लस माइनस करके
उसका जो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया है उसको लिखना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल आंसर होता है विथ एरर लिमिट। तो इसको आप 4th नंबर कॉन्सेप्ट में रखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि अगर हमारे पास बहुत सारा रीडिंग है, देखो हम लोग क्या पढ़े, कोई हड़बड़ी नहीं है, इसको हमको 2 दिन में नहीं पढ़ा के खत्म करना है, आपको पंडित बना देना है, हमको आराम से जाना है, बस आज के बाद कोई डाउट ना रहे, हमको इसका ध्यान रखना है। और आपको भी इसी चीज का ध्यान रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आपको हर चीज का बात समझना है, और जहां आपको डाउट लगे आपको चैट सेक्शन में जाना है, आपको आंसर लिखना है। इसलिए हम बोल रहे हैं जैसे जैसे समझते जाओ। मान लो एक टॉपिक खत्म किया, हम अभी बोले कि देखो भाई इसको 2 कहेंगे, आपको सही है, चलिए भाई ठीक है, थम्स अप लीजिए। आप 4 कहेंगे, 4 भी सही है, चलिए हम समझ गए, चलिए बढ़िया आगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमको आगे निकलते चलना है और आपको साथ लेके चलते जाना। जहां आपको डाउट लगेगा आप क्वेश्चन पुट कीजिए, हम चैट सेक्शन पे नजर रखे हुए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो ऑब्वियसली हम उसको लेके चलेंगे। चलो, बहुत सारा चैट सेक्शन में आ रहा है। क्या आप लोग सबको यहाँ तक सेटिस्फाइड है? कहीं कोई इशू किसी को? कोई इशू नहीं, वेरी वेरी गुड, कोई इशू नहीं, अच्छा है, चलिए बढ़िया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 4 का 4 सेक्शन आ गया। अब हम लोगों को रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर भी एक बार देख लेना है। जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर में, मतलब जो हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, जो हम लोग 3 नंबर कॉन्सेप्ट में सीखे थे, अगर हम लोग उसमें फिजिकल क्वांटिटी के मीन वैल्यू से डिवाइड कर दे, जो हम लोग 1 नंबर कॉन्सेप्ट में सीखे, सॉरी, जो हम लोग 1 नंबर कॉन्सेप्ट में सीखे, ओके ठीक है, जो हम लोग 1 नंबर कॉन्सेप्ट में सीखे, तो इस रेशियो को, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसमें जब हम लोग मीन वैल्यू, जो 3 नंबर कॉन्सेप्ट में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा, और उसमें जब हम लोग है ना मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो इसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। ओके ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको मान लीजिए 5 नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपके पास परसेंटेज एरर का बारी आया। परसेंटेज एरर में क्या करना है, जो रिलेटिव एरर आपका आया है ना, जो आपका रिलेटिव एरर आएगा, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपका रिलेटिव एरर 0.2 है, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ गया। तो याद रखना 20% उसका परसेंटेज एरर है। रिलेटिव एरर जो भी आएगा बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो परसेंटेज एरर है, और इसको आप कॉन्सेप्ट नंबर 6 मान ले। ठीक है, तो 1 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? धड़ाधड़ अपना बात लिखते जाओ। 1 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? तो 1 नंबर कॉन्सेप्ट था मीन वैल्यू निकालना। 2 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? तो एब्सोल्यूट एरर निकालना। 3 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखना। ठीक है, 5 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का वैल्यू निकालना। और 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या था भाई? तो परसेंटेज एरर निकालना। परसेंटेज एरर निकालना, एकदम सही। आपको इसी तरह से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं एकदम क्लियर रखिए दिमाग में। ठीक है, हमेशा कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। अब चलिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। आपको है ना न्यूमेरिकल हम यहाँ पे आपके सामने कुछ दे रहे हैं, आपको इसी का सारा वैल्यू बताना है, और आपको अपने चैट सेक्शन में इसके हर किसी चीज का आंसर लिखना है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, बनाना आपको है, हमको नहीं बनाना है। आपसे हम जो जो पूछेंगे बस उसका आंसर लिखते जाइए। देखिए मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर आ गया, मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर आ गया। आपका काम है इस न्यूमेरिकल का मीन एब्सोल्यूट एरर बताना। चलो बताओ, हम नहीं बनाएंगे, आप ही से आंसर पूछेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर का आंसर बोलो, आंसर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे लेंथ के मेजरमेंट में कितना है? चलो, कोई बता रहा है 0.012, तो कोई बता रहा है 0.12, कोई बता रहा है 0.012, तो कोई बता रहा है 0.12। बाकी और भाई कोई आंसर दें।
बाकी और भी कोई आंसर दें कि आपका आंसर क्या है, 0.012 या 0.12? चलो भाई, हम तो नहीं बताएंगे, हम तो आपका इंतजार करेंगे, आप कितना बताते हैं हम देखेंगे जरा। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट खत्म करें, ठीक है। अभी जरा सुन लीजिए, जिनका भी आंसर 0 पॉइंट, देखो करना क्या था, इन सब के मॉड को ऐड करना था, इन सब का मॉड ऐड करेगा तो 0.6 होगा और 5 से डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू 0.12 ना आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई जगह नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई जगह नहीं है। आप 0.12 लिखिए, जो लोग 0.012 लिखे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा भाई, आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब जरा हमको बताना इस केस में रिलेटिव एरर का वैल्यू कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा, बोलो फटाफट, चैट सेक्शन में जाओ, बोलो आंसर। रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर कितना होगा? तो रिलेटिव एरर के लिए आंसर आया, फटाफट जल्दी बोलो, आंसर आया। रिलेटिव एरर कितना है, 0.12 से आगे 0.12 हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर बताओ, रिलेटिव एरर क्या हम लोगों का रिलेटिव एरर? एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही। तो 0.12 रिलेटिव एरर मतलब क्या भाई? रिलेटिव एरर का मतलब ये है सर कि जो हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसमें मीन वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर दें, मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.12 और मीन वैल्यू हम लोग निकाल रखे थे ना 15। तो रिलेटिव एरर आपका कितना है, रिलेटिव एरर आपका कितना है, बोलिए जरा, फटाफट बोलिए, बोलिए जरा। 0.008 है मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर हम लोग का 0.008 है, देखो तो जरा गौर से, 0.008, वेरी वेरी गुड, 0.008, वेरी वेरी गुड। अगला चलो स्टार्ट हो जाओ, परसेंटेज एरर का वैल्यू बताओ, परसेंटेज एरर। तो आप इस रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दे 100 से, देन यू गेट दैट 0.8% इज द परसेंटेज एरर, 0.8 is the percentage error, very very good, very very good, 0.8% सही। अब हम लोग को फाइनल लेंथ लिखना है, फाइनल लेंथ लिखना है, फाइनल लेंथ लिखना है, फाइनल लेंथ लिखना है, विथ एरर लिमिट लिखना है, विथ एरर लिमिट लिखना है, एरर लिमिट के साथ लिखना है, ठीक है। तो क्या हम लोग फाइनल लेंथ विथ एरर लिमिट जब लिखेंगे, जब हम लोग फाइनल लेंथ विथ एरर लिमिट लिखेंगे तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ का मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लेंथ का मीन वैल्यू 15 था, 0.0 भी आप डाल सकते हैं, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.12, दिस इज योर फाइनल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। 15 प्लस माइनस 0.12, 15 प्लस माइनस 0.12, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एरर एनालिसिस। जितना क्वेश्चन आप इस टॉपिक से खुद से बना सकते हैं बनाइए, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, बस आप इसका ध्यान रखें कि आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन आपको थोड़ा अच्छे से करना है, कैलकुलेशन में किसी भी तरह का केयरलेसनेस ना लाएं, ह्यूमन एरर ना लाएं, कैलकुलेशन को एकदम परफेक्ट बनाएं, ह्यूमन एरर ना लाएं, ठीक है। आपके पेन में कोई एरर है नहीं, आप अपने अंदर ह्यूमन एरर डेवलप ना करें, कैलकुलेशन शुड बी वेरी पिन पॉइंट एक्यूरेट, ताकि हम लोगों का जो आंसर आए उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस लैग होने लगता है अगर आंसर मैच ना करे, कॉन्सेप्ट सही है और आंसर मैच नहीं करता तो भी स्टूडेंट्स को है ना खराब लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में आपके लिए यही रहा, एरर का एनालिसिस का फर्स्ट पोर्शन। अगले दिन आपका क्लास फिर से कंटिन्यू होगा, हर दिन आपके पास 9 बजे से जेई जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। आपका अगला टारगेट एरर का दूसरा हिस्सा रहेगा, हर दिन आपके पास क्लास है, आपके पास 9 बजे से आपका क्लास चलेगा, ओके। चलिए, ये सारा का सारा पीडीएफ का नोट्स और जो भी कंसर्न डीपीपी ये सब होगा वो आपको चैट सेक्शन में मिलेगा, आपको सॉरी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
हैव ए गुड नाइट।